हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टारगेट ऑल एग्ज़ाम के इस चैनल पर। आज से हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्नों को हम यहां पर एनालाइज करेंगे और सभी प्रश्नों को जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार यूपीएसआई में किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलते हैं आज के हम पहली क्लास पर, और जिसमें हम 12 नवंबर 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं। इसमें हिंदी से पूछे गए प्रश्न, जनरल हिंदी से पूछे गए प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे और आयोग के द्वारा के इन प्रश्नों को अच्छे से संभाला गया। मेरे पास ये जो है कि आंसर की है 12 नवंबर 2021 के प्रश्नों की। तो यहाँ से हम प्रश्नों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये है जैसा कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है। जो पहला प्रश्न है, काव्य रीति के कितने वेद हैं? तो काव्य रीति के 3 वेद होते हैं, जिसको आपने अच्छे से समझा होगा कि काव्य रीति के कितने वेद होते हैं। इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, ये आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। काव्य रीति के कितने वेद होते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। जल, प्राण और जो है कि पुत्र, इनमें से किसके अनेकार्थी शब्द होते हैं? जो जल होता है, प्राण होता है, वो तीनों किसके अनेकार्थी शब्द होते हैं? जीवन के अनेकार्थी शब्द होते हैं। जो जीवन होता है उसके अनेकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी शब्द से आपका हर बार प्रश्न बनता है। 1 से 2 प्रश्न आपको ये अनेकार्थी शब्द से देखने को मिलते हैं, तो आप हमेशा अनेकार्थी शब्द को अच्छे से प्रयास करते रहिएगा। तो आगे चलते हैं। इनमें से हार की जीत कहानी के लेखककार कौन हैं? तो हार की जीत कहानी के लेखककार सुदर्शन जी थे। कौन थे? सुदर्शन जी द्वारा क्या था? हार की जीत कहानी लिखी गई थी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें दिया गया है कि इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द वह शब्द होते हैं जो है कि किसी भी क्रिया के संबोधन को करते हैं। तो सर्वनाम शब्द इनमें से कौन सा है? हमारा कौन क्या होगा? निम्नलिखित में से हमारा सर्वनाम का शब्द हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से लिंग किसके अनुसार निर्धारित होता है? लिंग जो निर्धारित होता है वो किसके अनुसार होता है? विशेष्य के अनुसार निर्धारित होता है कि किस प्रकार का लिंग है। किसके अनुसार? विशेष्य के अनुसार लिंगों को निर्धारित किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि मधुशाला के लेखक कौन है? जिसको आप अच्छे से आसानी से बता सकते हैं कि मधुशाला के लेखक कौन थे। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला के लेखक हैं। तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। आगे चलते हैं कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग किया जाता है? जिस प्रकार हमको अच्छे से पता है कि जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो आदरणीय व्यक्तियों को किस प्रकार वो किया जाता है कि जो हम किस प्रकार बहुवचन द्वारा सम्मानित करते हैं। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विभत्स रस है जो इसमें किसका स्थायी, कौन सा स्थायी भाव है? इसमें जुगुस्सा स्थायी भाव होता है। और उसी प्रकार अगर हम देखें कि उत्साह में कौन सा रस होता है, तो उत्साह में कौन सा रस होता है? वीर रस को उत्साह में बताया जाता है। कौन सा? उत्साह में हमारा कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। ठीक है। इसी प्रकार हम जो ऐसे शोक में देखते हैं कि शोक में कौन सा रस होता है, तो शोक में हमारा कौन सा होता है? करुण रस होता है। कौन सा स्थायी भाव होता है? करुण रस स्थायी भाव होता है। आगे चलते हैं। मात्र हंता में कौन सा समास है? मात्र हंता, मात्र के लिए जो हंता है, जो मात्र की हत्या की हो, उसे कहते हैं मात्र हंता। तो उसे तत्पुरुष समास में रखा जाता है। किसमें? तत्पुरुष समास में रखा जाता है। तत्पुरुष समास जैसे इसी में दिया गया बहुगिरी समास, जो दो शब्द मिलकर तीसरे किसी व्यक्ति की, तीसरे पर्सन की बात करते हैं, उसे बहुगिरी समास कहते हैं। और द्विगु समास उसे कहते हैं जिसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। इस बात को हम अच्छे से समझ के याद रखेंगे। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? कौन सा? मैं खाना खा चुका हूँ, इस काल में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ये पूरा पूर्णकालिक भूत है। और अगर हमारा ये सामान्य भूत होता तो मैं खाना खाऊंगा, तो अब सामान्य हो जाता। संदिग्ध खा चुकूंगा, इतने समय पर खाऊंगा, तो ये हो जाता हमारा संबंधित भूतकाल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? क्या पूछ रहा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? जो विद्यावाचस्त्य क्या हो जाएगा? हमारा सही शब्द हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में छ किस क्रम पर आता है? जो छ बना होता है वो
किस क्रम वर्ण के बाद आता है। ये जो क वर्ण के बाद आता है इसको हमको अच्छे से याद कर रखना है, क्योंकि कुछ लोग छ के बाद उसको छ बता देते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा, क वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है सौर सैनी अपभ्रंश। कौन सा, सौर सैनी अपभ्रंश में से विकसित भाषाओं का सही क्रम कौन सा है। जो सौर सैनी अपभ्रंश है इसमें से कौन कौन सी भाषाएं अपभ्रंशित हैं। तो इसमें से राजस्थानी, कौन सी, राजस्थानी में है या गुजराती है, पंजाबी है, बंगाल है। इनका क्रम क्या है, पहले कौन कौन सी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हैं। तो पहला 1 और 2 मतलब राजस्थान और गुजराती क्या है, हमारी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। आगे चलते हैं। धाकड़ में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है। धाकड़, धा एक शब्द बनता है प्लस कड़, तो का लेनेगा आकड़। धाकड़, धाक एक शब्द बनेगा, धाक प्लस आक, तभी तो बनेगा धाक आकड़। आ प्लस आ क्या बन जाएगा, आकड़, तो धाकड़। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। तो भलाई, भलाई क्या है, भाववाचक संज्ञा से नहीं बनी है, बाकी सब भाववाचक संज्ञा से बनाए गए हैं। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 16 जो हिंदी का आ चुका है। आप जो है कि इसको जल्दी से जल्दी आप करते जाइए, बहुत ही आपके लिए लाभदायक होंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर जो हमारा दिया गया है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो बहुत ही धीरे धीरे कार्य करता हो, उसे कहते हैं मंथर। क्या कहा जाता है, मंथर। जो मंद गति से बहुत ही धीरे धीरे कार्य करता है उसे मंथर कहा जाता है। अगला प्रश्न है द्विज। और द्विज का अनेकार्थी शब्द होता है। द्विज का अनेकार्थी शब्द दांत होता है। और द्विग होता है, जो द्विग होता है उसको हाथी कहा जाता है, उसका हाथी होता है। लेकिन यहाँ द्विज पूछा है तो द्विज क्या होता है, और द्विग को ही क्या पंडित का भी कहा जाता है। इसमें से घोटक शब्द क्या है। आगे चलते हैं तो हम पूछते हैं घोटक। घोटक शब्द किस प्रकार का शब्द है। कैसा, घोटक शब्द एक किस प्रकार का शब्द है। तो यह घोटक शब्द हमारा एक तत्सम प्रकार का शब्द होता है। कैसा, तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, अनुच्छेद पढ़कर जो है कि उसको हमारे आंसर देने हैं। तो देखो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल आंचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण आंचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिरकर मुड़ते रहे तुम। अब इसमें आंसर इसको पढ़कर अब हमको प्रश्न को आंसर देना है। ये कह रहा है कि उपरोक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है। बेखबर, मतलब कोई गहरी नींद में सोता है तो किस तरीके से सोता है, बेखबर सोता है। आगे चलते हैं। उपयुक्त काव्यानुसार कवि लोगों को कहीं न जाने देगा। इसमें पतन की कहाँ न जाने देगा, इसका मतलब है वो पतन की ओर नहीं जाने देगा, वो आपको जो है कि आपका पतन नहीं होने देगा। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। कवि जो है कि जो व्यक्ति जीवन की कठोर और वास्तविकता से जो क्या है वास्तविकता से बेखबर हैं, जिनको जीवन के कठोर उसके बारे में नहीं पता है। आगे चलते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इस बात को हम अच्छे से समझ लेंगे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय होता है। तो अल्प आयु में हमारा आयु प्रत्यय होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रकार वर्तमान काल नहीं है। तो वर्तमान काल का प्रकार नहीं है।
जैसे सामान्य वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है और तत्कालिक वर्तमान काल है। लेकिन हमारा जो ये है आसन्न भूतकाल, यह एक भूतकाल का प्रकार है। मूल अकर्मक किसे कहते हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई नई धातुओं क्या कहलाती हैं? जो मूल अकर्मक क्रिया होती हैं उनको धातुओं के साथ जोड़कर बनाई गई क्रिया को क्या कहते हैं? सांधित सकर्मक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? सांधित सकर्मक धातु कहते हैं। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? तो उर्दू का ऊन जो है उपसर्ग उर्दू से नहीं लिया गया है। बाकी सब कुछ कम और गैर किस शब्द से लिए गए हैं? हमारे ऊन से लिए गए हैं। ठीक है, ऊन जो है हमारा उपसर्ग उर्दू का नहीं है। आजीवन में कौन सा समास है? कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अव्ययी भाव समास है। आय, अव, ओ, ये सब क्या होते हैं? अव्ययी समास होते हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। और द्वितीय समास कौन सा होता है? जिसमें संख्यावाचक समास होता है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उदासीन आकार की बहुलता बताई जाती है? उदासीन आकार का बहुला है। उदासीन आकार की बहुला कौन सी होती है? बघेली होती है उदासीन आकार की बहुला। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे इनमें से कहता है, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विशुपुरिया है? किस भाषा की मुख्य बोली विशुपुरिया है? तो इस बात को हम आगे अच्छे से समझते हैं कि यह जो है कि असमी भाषा की एक मुख्य बोली विशुपुरिया है। हम यहाँ पर अपने पूरे 40 प्रश्नों को करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से हम 40 प्रश्नों को यहाँ पर जल्दी से जल्दी समाप्त कर लेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कथित कथा बाया बाईपास के उपन्यासकार कौन है? कलित कथा बाया बाईपास के उपन्यासकार कौन है? अकला सारावगी द्वारा क्या है? बाया बाकी जो है कि पूछी गई है। आगे चलते हैं। हमारा पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य, जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से होता है, उसे क्या कहते हैं? पार्थिव शब्द कहा जाता है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पार्थिव शब्द कहा जाता है। विरोधाभास, जिसमें एक उपमेय की उपमान से विरोधा किया जाता है, उसे विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। विरोधाभास अलंकार जो होता है उसको कौन सा अलंकार कहा जाता है? तो वह अलंकार होता है कौन सा? एक अर्थालंकार होता है। कौन सा? अर्थालंकार होता है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया है? कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार जिंदगी नामा जो 1989 में लिखी गई थी उसके लिए क्या दिया गया है? कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अभिनय गुप्त प्रमुख दार्शनिक मत का क्या अर्थ है? तो इनका अर्थ था शैव से क्या है? प्रमुख दार्शनिक का अर्थ होता है अभिनय मुक्त द्वारा शैव से। ठीक है, आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 पर, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? एक हाथ से ताली नहीं बजती, कोई भी कार्य एक तरफ से नहीं होता, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, है ना? क्या होगा इसका आंसर? झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। ध्रुव तलविंतित में गणों के क्रम क्या होता है? यह एक सूत्र है। ध्रुव तलविंतित में गणों का क्रम क्या होता है? उसमें पहले आता है नगड़, फिर आता है भगड़, फिर आता है भगड़ के बाद फिर आता है रगड़, नगड़ भगड़ रगड़। ठीक है, तो ये होता है इसका क्रम, ध्रुव बलंतित में गणों का क्रम। अगला प्रश्न है हमारा 27वां प्रश्न। इसमें कह रहा है उपविराम कौन सा चिन्ह होता है? उपविराम का कौन सा चिन्ह होता है? हमारे ये वाला उपविराम का चिन्ह होता है, ये वाला योजक चिन्ह होता है। इसको हम जो है कि क्या कहते हैं? योजक चिन्ह से संबोधित करते हैं। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो आकाश के पर्यायवाची आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो आकाश का पर्यायवाची यहाँ पर क्या है? जो है कि हमारा व्योम है। आकाश का पर्यायवाची धरा जो है कि हमारा किसका? धरती का या पृथ्वी का क्या होता है? विलोम होता है। तम जो है कि किसका? अंधेरा का विलोम होता है। आगे चलते हैं। उसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? विखंडनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? देरिदा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? देरिदा
के द्वारा विखंडनवाद का दिया गया था। निम्न इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम शब्द होता है? सरल का क्या होता है? जटिल होता है। सरल का विलोम क्या होता है? जटिल होता है। और इसी प्रकार हमारा ये जो है कि प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुका है, 40वां प्रैक्टिस सेट। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम जो है कि हर तरीके से यहाँ पर आपको अब अगला प्रैक्टिस सेट जो आएगा, हम जो है कि जीके जीएस का लेके आएंगे, जिसमें आपको मूल विधि और पॉलिटी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों को यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आप जो है कि हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पर हमने केवल 15 मिनट में आपका हिंदी का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है कि आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया था वो कंप्लीट कर लिया गया है। इसी तरीके से अगला हम 15 मिनट में आपका जीएस का प्रैक्टिस बुक भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिए हमारे टारगेट ऑल एग्ज़ाम के इस चैनल के साथ।